हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बाद महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले। हमने पिछले वीडियो में महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन को प्रारंभ किया था। विषय सूची की अगर हम बात करें तो खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, इसे कंप्लीट कर लिया है। हिंदी आलोचना का विकास, इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। हिंदी आलोचना का विकास, इस सेक्शन के बाद हमने उपन्यास वाला सेक्शन प्रारंभ किया था। उपन्यास वाले सेक्शन से भी हमने कुछ चीज़ों को कवर कर लिया है। हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है उपन्यास में महिला उपन्यासकार वाला सेक्शन। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है क्योंकि इसके बाद हिंदी कहानी का विकास, इस सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। महिला उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और पिछले वीडियो में हमने दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी कृष्णा सोबती और दीप्ति खंडेलवाल से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम मनु भंडारी से प्रारंभ करने वाले हैं और देखते हैं कितना हम आज कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, यानी मनु भंडारी के उपन्यासों को देखना प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मनु भंडारी से। मनु भंडारी का समय जो है वो आप स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही देख लीजिएगा, यानी पिछले वीडियो में जो हमने महिला उपन्यासकार वाला सेक्शन प्रारंभ किया था वहाँ पे हमने सभी रचनाकारों का जन्मवर्ष और जीवन काल देखा था। ठीक है, तो आप वहाँ से उन सभी रचनाकारों के जीवन वर्ष या जन्मकाल को देख सकते हैं। ठीक है, तो मनु भंडारी के दो उपन्यास हैं इस पुस्तक में जिसकी चर्चा की गई है। वो दो उपन्यास है। आपका बंटी 1971 प्रकाशन वर्ष है, महाभोज 1979 प्रकाशन वर्ष है। इन उपन्यासों के बल पर अक्षय कीर्ति अर्जित की है मनु भंडारी जी ने। ठीक है, संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। मनु भंडारी के इस उपन्यास से संबंधित पहला प्रश्न है, मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी मुख्य रूप से किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन है बेरोजगारी की समस्या, ऑप्शन बी है तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्या, ऑप्शन सी है छात्र राजनीति की समस्या, ऑप्शन डी है सती प्रथा का विरोध। सही उत्तर क्या होगा? तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्या। आपका बंटी उपन्यास में निहित समस्या ये थी। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में बंटी के माता पिता का नाम क्या है? ऑप्शन में है मीरा अजय, ऑप्शन बी है शकुन डॉक्टर साहब, ऑप्शन सी है शकुन अजय, ऑप्शन डी है चन्ना और अजय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शकुन और अजय। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा सही। आपका बंटी उपन्यास की विषय वस्तु को देख लेते हैं। संबंधित तथ्य इन दोनों प्रश्नों के से हैं। आपका बंटी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। बंटी शकुन जो इसकी माता है, अजय जो इसके पिता हैं। बंटी लड़का है छोटा। बंटी शकुन और अजय की संतान है। शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अजय मीरा के साथ रहने लगता है। शकुन एक डॉक्टर साहब से जुड़ जाती है। बंटी को शकुन अपने साथ ले आती है। पति पत्नी तो अपनी ज़िंदगी के बिरवे को नए सिरे से रोप लेते हैं, लेकिन बंटी वह कभी भी डॉक्टर को अपना पापा नहीं समझ पाता। वह निरंतर उपेक्षित अनुभव करता है। उसकी समस्या बेहद जटिल है। वह चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। मुक्ति के लिए अपने पापा के पास कलकत्ता आता है, किंतु यहाँ भी वह अपने को अजनबी पाता है। मीरा को वह अपनी मम्मी नहीं मान पाता। आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या के ने अनेक अनुषांगिक समस्याएं उत्पन्न की हैं। इनमें सबसे जटिल समस्या तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की है। मनु भंडारी ने बंटी के मनोविज्ञान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कुछ आलोचकों को बंटी की मनोवैज्ञानिकता का अंकन बहुत कुछ किताबी महसूस या प्रतीत हुआ है। हो सकता है कि बंटी की मानसिकता का सूक्ष्म विश्लेषण विश्वसनीयता का अतिक्रमण कर गया हो, किंतु उसकी समस्या, उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसका बिखराव क्या हमें झकझोर नहीं देते? तो ये प्रश्न आम पाठकों से भी हैं। तो जब आप आपका बंटी उपन्यास पढ़ेंगे तो आप उस बच्चे की जो स्थिति है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसको महसूस कर पाएंगे और महसूस करने के साथ साथ इस गंभीर समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इसके विषय में भी आप सोच पाएंगे। तो एक तरह से ये बेहद खास उपन्यास है और मुझे लगता है ये उपन्यास सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। इस उपन्यास को सभी वर्ग के जो पाठक हैं वो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास का परिवेश कैसा है? ऑप्शन है वैयक्तिक और पारिवारिक, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक और धार्मिक, ऑप्शन सी है सामाजिक और राजनीतिक, ऑप्शन डी है केवल मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, महाभोज उपन्यास भी लगा है यूजीसी नेट में। तो आप अपने अपने रचनाकारों से संबंधित जब
जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जब आप इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो उन पोर्शन को खास ध्यान देंगे जो आपके सिलेबस से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न है, महाभोज उपन्यास में किस पात्र की हत्या के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है? ऑप्शन है जोरावर, ऑप्शन बी है दास साहब, ऑप्शन सी है बिसेसर यानी बिसु, ऑप्शन डी है सुकुल बाबू। सही उत्तर होगा बिसेसर यानी बिसु। अगला प्रश्न है, महाभोज में मुख्यमंत्री दास साहब किस व्यक्ति को बचाने के लिए मामला को ठंडा करना चाहते हैं? ऑप्शन है सुकुल बाबू को, ऑप्शन बी है जमींदार जोरावर को, ऑप्शन सी है बंटी को, ऑप्शन डी है बिसेसर को। सही उत्तर होगा जमींदार जोरावर को। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास किस बात का साक्षी है? ऑप्शन है ए महिला लेखिकाएं केवल घर की समस्याओं तक सीमित है, ऑप्शन बी महिला लेखाएं अब समाज के व्यापक संदर्भों और राजनीति से जुड़कर सृजन कर रही हैं, ऑप्शन सी मनु भंडारी एक रूमानी लेखिका हैं, ऑप्शन डी राजनीति में नैतिकता बनी हुई है। सही उत्तर क्या होगा? महाभोज उपन्यास किस बात का साक्षी है? इस बात का साक्षी है कि महिला लेखिकाएं अब समाज के व्यापक संदर्भों से जुड़ रही हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी महाभोज की विषय वस्तु देख लेते हैं। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। बिसेसर नाम कर एक पिछड़ी जाति के युवक की हत्या हो जाती है। इस हत्या का राजनीतिक लाभ पदासीन मुख्यमंत्री दास साहब और पदच्युत मुख्यमंत्री सुकुल बाबू दोनों उठाना चाहते हैं। हत्या दास साहब के समर्थक और सहयोगी जमींदार जोरावर ने कराई है, इसलिए वे इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं। इसके विपरीत सुकुल बाबू इसे उभार कर जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी गोट फिट करने में लगे हैं। एक मिनट, महाभोज उपन्यास अपनी अपनी गोट ही लिखा हुआ है यहाँ पे। गोट फिट करने में लगे हैं। सामान्य जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति किसी में नहीं है। लेखिका ने वर्तमान व्यवस्था की खामियों को खुलकर उजागर किया है। उपन्यास में ग्रामीण परिवेश के चित्रण और वहाँ घटित होती हुई परिवर्तन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण में खामी हो सकती है, किंतु व्यवस्था पोषक राजनीति और उसके चलते होने वाले सामाजिक उत्पीड़न को बेनकाब करने में लेखिका ने साहस का परिचय दिया है। महाभोज इस तथ्य का साक्षी है कि अब महिला लेखिकाएं घर की चारदीवारी के भीतर उभरी दबी पारिवारिक समस्याओं तक सीमित न रहकर समाज के व्यापक संदर्भों से जुड़कर जनहित में उत्कृष्ट सृजन कर रही है। अगला प्रश्न है, कुछ आलोचकों के अनुसार आपका बंटी उपन्यास की क्या कमी बताई गई है? ऑप्शन में है इसमें हास्य का अभाव है, ऑप्शन बी है इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, ऑप्शन सी बंटी का मनोवैज्ञानिक अंकन कहीं कहीं किताबी प्रतीत होता है, ऑप्शन डी इसमें केवल ग्रामीण परिवेश है। तो हमने तथ्य में देखा था कहीं कहीं किताबी प्रतीत होता है या मनोवैज्ञानिक अंकन। तो कुछ आलोचकों के अनुसार ये कमी रह गई है आपका बंटी उपन्यास में। ठीक है, तो यहाँ तक था मनु भंडारी से संबंधित उपन्यासों की विषय वस्तु और उनके उपन्यासों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अगले महिला रचनाकार हैं उषा प्रियंवदा। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, प्रकाशन वर्ष 1961, रुकोगी नहीं राधिका, प्रकाशन वर्ष 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वसी 2000, भय कबीर उदास 2007, नदी 2013, अल्पविराम 2020, अर्कदीप्त 2023। ठीक है, प्रश्न है, उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में नई कविता के दौर की आधुनिकता के कौन से तत्व प्रमुखता से विद्यमान है? ऑप्शन है राष्ट्रीयता और देश प्रेम, अकेलापन, संतरास, ऊब और अजनबीपन, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास और किसान संघर्ष, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक गौरव और सॉरी। सही उत्तर होगा अकेलापन, संतरास, ऊब और अजनबीपन। आपके उपन्यासों में नई कविता के दौर की आधुनिकता के सारे तत्व अकेलापन, संतरास, ऊब, घुटन, अजनबीपन विद्यमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की मुख्य पात्रा कौन है? ऑप्शन में है राधिका, अनु, सुषमा, लिली पांडे। सही उत्तर होगा सुषमा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपने पहले उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें में आपने सुषमा नामक एक मध्यवर्गीय नारी को केंद्र में रखकर आधुनिक नारी की मानसिक यंत्रणा का सजीव अंकन किया था। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका में नायिका राधिका किस पात्र को अपने पिता को शौक देने के लिए चुनती है? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी मनीष, ऑप्शन सी डैन, ऑप्शन डी प्रणव। सही उत्तर होगा मनीष को चुनती है।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका में इस संतरास को दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। राधिका अपना स्वतंत्र विकास करना चाहती है। वह अपने भारतीय संस्कारों वाले पापा की अवहेलना करके डैन से विवाह करके अमेरिका जाना चाहती है। डैन उसे अस्वीकार कर देता है। उसके बाद वह अक्षय और मनीष के बीच अनिश्चय की स्थिति में भटकती है। अक्षय उसके लिए अधिक उपयुक्त है, किंतु वह अपने पिता को शौक देने के लिए मनीष को चुन लेती है। इस प्रकार वह निरंतर असुरक्षा की स्थिति में रहती है। अगला प्रश्न है, शेष यात्रा उपन्यास की नायिका अनु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वह स्वावलंबन और आत्मगौरव के साथ नए जीवन में प्रतिष्ठित होती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शेष यात्रा में अनु प्रणव से ब्याह करके अमेरिका चली जाती है। वहाँ उसे शीघ्र ही एहसास हो जाता है कि प्रणव के लिए उसका महत्व उपभोग सामग्री से अधिक नहीं है। ब्याह के बाद 4.5 वर्षों के भीतर ही तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं। 10 साल बाद प्रणव की भेंट अनु से होती है। अब उसने दिव्या के भाई दीपंकर चौधरी से शादी कर ली है और एक अस्पताल के कैंसर रिसर्च सेक्शन में जूनियर रिसर्च पैथोलॉजिस्ट हो गई है। प्रणव इसी अस्पताल में चेकअप के लिए आता है। वह हार्ट का मरीज है और नमिता नामक एक विधवा के साथ रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कतराकर चले जाते हैं। इस उपन्यास में भी आधुनिक नारी की समस्या को ही केंद्र में रखा गया है, किंतु यहाँ वह असहाय या असुरक्षित नहीं है। स्वावलंबन, आत्मगौरव, सम्मान, स्वतंत्र भाव के बल पर निखर कर वह नए जीवन यथार्थ में नए विश्वास से प्रतिष्ठित हो चुकी है। अगला प्रश्न है, उषा प्रियमवदा के किस उपन्यास में प्रवासी भारतीयों की जीवन शैली और मुक्त यौन संबंधों का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है नदी, अल्पविराम, अंतर्वशी और शेष यात्रा। सही उत्तर होगा अंतर्वशी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अंतर्वशी 2000 प्रकाशन वर्ष है को अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय परिवारों की जीवन शैली का विश्लेषण करने वाला उपन्यास कहा गया है, किंतु इसे पढ़कर प्रवासी भारतीयों की जीवन स्थितियों, मन द्वंद्वों, संघर्षों और आपसी संबंधों का अंतरंग परिचय नहीं मिलता है। लेखिका ने मुक्त यौन संबंधों के स्थूल चित्रण में अधिक रस लिया है। किसी भी दृष्टि से यह लेखिका के पूर्व उपन्यासों से बेहतर नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, भाई कबीर उदास उपन्यास की नायिका लिली पांडे किस गंभीर बीमारी से ग्रस्त है? ऑप्शन है हृदय रोग, ऑप्शन बी वक्ष कैंसर, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी स्मृति लोप। सही उत्तर होगा वक्ष कैंसर से वो ग्रसित है। अगला प्रश्न है, भाई कबीर उदास उपन्यास की कथा किस माध्यम से चित्रित की गई है? ऑप्शन है पत्रों के माध्यम से, 5 डायरियों के माध्यम से, फ्लैशबैक के माध्यम से या संवादों के माध्यम से। सही उत्तर होगा 5 डायरियों के माध्यम से यह कथा चित्रित की गई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भाई कबीर उदास उपन्यास में उषा प्रियमवदा ने नायिका लिली पांडे उर्फ यमन के माध्यम से नारी की छटपटाहट और मृत्यु से उत्पन्न भय का ही मार्मिक अंकन किया है। प्रारंभ में उपन्यास की नायिका कुंठाओं का शिकार हो जाती है, लेकिन अंत तक आते आते स्वयं की वर्जनाओं और कुंठाओं को भी समाप्त कर लेती है। नायिका अपने अधूरे शरीर के कारण भयग्रस्त हो जाती है, मृत्युबोध का शिकार हो जाती है, किंतु अंत में इन सब से मुक्ति पाकर मनुष्य के जीने की इच्छा विजय की घोषणा करती है। उपन्यास की नायिका लिली पांडे को भयानक कमांडो नामक ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है। कैंसरग्रस्त लिली पांडे की कथा को उषा प्रियमवदा ने 5 डायरियों के माध्यम से चित्रित किया है। कैंसर डायरी परिशिष्ट में रेडियोथेरेपी के बाद लिली पांडे उर्फ यमन के भारत लौटने, वनमालों से मुलाकात, खंडित रुग्ण शरीर के साथ जिंदगी का तीखा एहसास और पुनः मिलन, जलती हुई चिता को देखकर मृत्यु के भय से मुक्त होकर वनमाली को स्वीकारने की घटनाओं का वर्णन है। इस प्रकार कथा कभी वर्तमान और कभी अतीत में चलती है। इस उपन्यास में लेखिका ने एक ऐसी युवती का दुखद वृतांत चुना है जो वक्ष कैंसर से ग्रस्त होकर अपने प्रिय अंग को गवा बैठती है, और यह अपूर्णता में न केवल उसे शारीरिक अपूर्णता के रूप में सालती रहती है, बल्कि उसे मन पर अवसाद का घना कोहरा उड़ेल देती है, जो उसके जीवन का शोक गीत बन जाती है। उपन्यास के संबंध में ओम निश्चल की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ओम निश्चल की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। एक सुखद अंत के साथ समाप्त किंतु असमंजस, अंतर्द्वंद और अस्वीकार्यता को लेकर पनपते नैराश्य के बारीक से बारीक रेशों को उधेड़ती बुंदी उषा प्रियमवदा की यह कथा सिर्फ लिली पांडे की उर्फ यमन की कथा नहीं है। यह उन तमाम स्त्रियों की कहानी है जिन्हें प्रकृति ने, देवी प्रकोप ने, व्याधियों ने क्षति पहुंचाई है, किंतु मनुष्यता ने आगे उज्ज्वल प्रतिश्रुति और सफल अनुरक्त भाव से उनका स्वागत किया है। अगला प्रश्न है, नदी उपन्यास की मुख्य पात्रा का क्या नाम है? ऑप्शन में है यमन, आकाशगंगा, वनमाला या दिव्या। सही उत्तर होगा आकाशगंगा। प्रश्न है, एक नदी की तरह बहने के लिए प्रतिशुद्ध है और अभिशप्त है। यह भाव किस उपन्यास के संदर्भ में व्यक्त किया गया है? सही उत्तर होगा नदी।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नदी 2013 में प्रकाशित उपन्यास आकाशगंगा नामक स्त्री के सुख दुख के समझौते से गुजरते जीवन की करुण कहानी है। मानवीय धोखे और छिजते अपनत्व के बावजूद एक नदी की तरह वह अपने मंजिल मकसद की ओर अग्रसर रहती है, इस एहसास के साथ कि वह तो एक नदी की तरह बहने के लिए प्रतिष्ठित और अभिशप्त है। तो नदी उपन्यास के विषय में ये प्रश्न भी था और इसकी विषय वस्तु भी अपने देख लिया। अगली महिला रचनाकार हैं मालती जोशी। मालती जोशी से संबंधित उपन्यास है पटाक्षेप 1982 प्रकाशन वर्ष है, सहचारिणी 1985 प्रकाशन वर्ष है, डाक विराग 1987 प्रकाशन वर्ष है, पाषाण युग 1997 प्रकाशन वर्ष है, समर्पण का सुख 1997 प्रकाशन वर्ष है, विश्वास गाथा 1998 प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न है मालती जोशी के उपन्यासों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शामिल नहीं है? ऑप्शन में है पटाक्षेप, विश्वासगाथा, सहचारिणी, अर्कदीप। कौन सा शामिल नहीं है मालती जोशी के उपन्यासों में? तो अर्कदीप नहीं है, क्योंकि अर्कदीप उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। मालती जोशी के विषय में इतनी ही जानकारी थी पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं। अगली महिला रचनाकार हैं राजी सेठ। राजी सेठ का एक उपन्यास है तत्सम, प्रकाशन वर्ष 1983। प्रश्न है राजी सेठ के उपन्यास तमस की मुख्य पात्रा वसुधा अपने जीवन में किस प्रकार के पुरुष की तलाश करती है? सही उत्तर क्या होगा? एक सच्चे सहयात्री की भूमिका निभाने वाले पुरुष की तलाश करती है। कौन? तत्सम की वसुधा। अगला प्रश्न है तत्सम उपन्यास में नारी स्वतंत्रता के साथ साथ किस व्यवस्था के खोखलेपन को बेनकाब किया गया है? चिकित्सा व्यवस्था ऑप्शन में है, ऑप्शन में है विश्वविद्यालय व्यवस्था, ऑप्शन में न्याय व्यवस्था है और सेना व्यवस्था है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय व्यवस्था के खोखलेपन को इसमें बेनकाब किया गया है तत्सम उपन्यास में। अगला प्रश्न है तत्सम उपन्यास में वसुधा अंततः किसका वर्णन करती है? ऑप्शन में है निखिल, पुष्पाल, ऑप्शन सी में है आनंद और मार्था। सही उत्तर होगा आनंद का वर्णन करती है वह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजी सेठ ने तत्सम, जिसका प्रकाशन 1983 लिखकर हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यूँ तो तत्सम एक प्रेम कथा है और इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का ही विवेचन किया गया है, किंतु यह सब कुछ इतना सुसंस्कृत, सूक्ष्म और प्रौढ़ है कि पूरी रचना सामान्य प्रेम कथा से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बन गई है। कथा कुल इतनी ही है कि वसुधा के पति निखिल का एक दुर्घटना में निधन हो जाता है। वह अपने लिए एक ऐसे पुरुष की तलाश करती है जो मात्र प्रेमी या स्वामी की भूमिका अदा न करके एक सच्चे सहयात्री की भूमिका अदा करे। लंबी यात्रा के बाद वह आनंद को वरण करती है। इतनी सी कथा को माध्यम बनाकर लेखिका ने नारी जीवन की सार्थकता का गंभीर विवेचन किया है। इस बिंदु पर उसने भारतीय और पाश्चात्य जीवन दृष्टियों की तुलना भी की है। उपन्यास में आनुषंगिक रूप से ही सही वर्तमान विश्वविद्यालय व्यवस्था के खोखलेपन को भी बेनकाब किया गया है। अगला तथ्य है पुष्पाल सिंह के शब्दों में विवेच उपन्यास यानी तत्सम के विषय में पुष्पाल जी का जो ये कथन है वो महत्वपूर्ण है। पुष्पाल सिंह के शब्दों में विवेच उपन्यास व्यक्ति स्वातंत्र, नारी स्वातंत्र की दृष्टि को केंद्र में रखकर एक अत्यंत प्रबुद्ध सुशिक्षिता नारी के पुनर्विवाह के प्रश्न की आधुनिक जीवन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का एक सही प्रयत्न है। अगला प्रश्न है राजी सेठ का हमने तत्सम देखा है। तत्सम के बाद इनका एक और उपन्यास है निष्कवच। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नहीं था, ये पैरा के बाद आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो निष्कवच भी इनका एक उपन्यास है और निष्कवच का प्रकाशन वर्ष है 1995। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हम देख रहे थे अगला प्रश्न, राजी सेठ के उपन्यास निष्कवच, जिसका प्रकाशन वर्ष 1995 है, का मूल विषय क्या है? ऑप्शन में है स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण, ऑप्शन बी है भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी है ग्रामीण राजनीति का विश्लेषण, ऑप्शन डी है विधवा विवाह का विरोध। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का तुलनात्मक आकलन निष्कवच उपन्यास की मूल विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास के अनुसार पश्चिम में शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या माना गया है? सही उत्तर होगा पश्चिम में शिक्षा का अर्थ है कमाऊ शिक्षा। अगला प्रश्न है, निष्कवच का नायक अंत में बेमन से विदेश क्यों लौट आता है?
ऑप्शन धन कमाने के लालच में, देश की प्रतिष्ठा और मार्था के विश्वास की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी अपने परिवार से नफरत के कारण, ऑप्शन डी वहाँ की संस्कृति उसे बहुत पसंद थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देश की प्रतिष्ठा और मार्था के विश्वास की रक्षा के लिए वह वापस विदेश लौट जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन आर सो फेथफुल, यह कथन राजी सेठ के किस उपन्यास के संदर्भ में आया है? ऑप्शन है तत्सम, रेत की मछली, निष्कवच या वह तीसरा। सही उत्तर क्या होगा? निष्कवच उपन्यास के संदर्भ में आया है ये कथन। अगला प्रश्न है, वहाँ सारे रिश्ते देह के स्तर पर कायम होते हैं, इसलिए बनते टूटते रहते हैं, यह विचार किस उपन्यास में व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है रेत की मछली, 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम या निष्कवच। सही उत्तर क्या होगा? निष्कवच। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पिछले दशक में आपका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास निष्कवच 1995 प्रकाशित हुआ है। पिछले दशक में आपका एक महत्वपूर्ण उपन्यास निष्कवच 1995 प्रकाशित हुआ है। निष्कवच में भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों एवं जीवन पद्धतियों का संवेदना के सूक्ष्म स्तर पर तुलनात्मक आकलन किया गया है। अब अपने देश में भी एक ऐसी पीढ़ी निर्मित हो चुकी है जो पश्चिम में रहते हुए दोनों जीवन पद्धतियों के आधारभूत अंतर को महसूस करने लगी है। पश्चिम में वयस्क होते ही व्यक्ति अकेला हो जाता है, उसे अपना बसेरा ढूंढना पड़ता है, पैसे के लिए जुटना पड़ता है। शिक्षा का अर्थ है कमाओ शिक्षा। वहाँ सारे रिश्ते देह के स्तर पर कायम होते हैं, इसलिए बनते टूटते रहते हैं। अपने देश में ऐसा नहीं है। यहाँ व्यक्ति आजीवन किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का जेठ, किसी का देवर बना रहता है। रिश्तों की गर्माहट उसके व्यक्तित्व को ताप देती रहती है। यहाँ के रहने वालों को पश्चिम स्वर्ग लगता है, वहाँ रहते हुए रहने वालों को नर्क प्रतीत होने लगता है। वहाँ घर जैसी चीज़ होती ही नहीं है। प्रस्तुत उपन्यास का कथानायक एक ऐसा ही युवक है। वह अमेरिका से लौट कर घर आया है। यहाँ उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सभी को उससे अपेक्षाएं हैं। उसे बेमन से विदेश लौटना पड़ता है। लौटते समय उसके भीतर कितना गहरा द्वंद्व और दर्द है, इसका एहसास उसके कथन से होता है। लो जाता हूँ देश, तुम्हें मैं कभी देख सुन छू नहीं सका। मुट्ठी में पा जाने को ललकता रहा। मुट्ठी एक मिली मार्था, लो जाता हूँ मैं। उसके लौट जाने का एक ही सार्थक तर्क है, मार्था की निगाहों में वह झूठा प्रमाणित नहीं होगा। वह अपने पूरे देश की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकेगा। वह कहेगी इंडियन आर सो फेथफुल। निश्चय ही यह प्रत्येक दृष्टि से राजी सेठ की एक उत्कृष्ट रचना है। अगली महिला रचनाकार हैं कांता भारती। कांता भारती का उपन्यास है रेत की मछली, 1975 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न है, कांता भारती के उपन्यास रेत की मछली प्रकाशन वर्ष 1975 की मुख्य विषय वस्तु क्या है या उसकी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा लेखकीय जीवन के अंतरंग प्रसंगों को औपन्यासिक रूप दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, कांता भारती के लेखन की सीमा क्या बताई गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि वे पूरी तरह निसंग और निर्वैयक्तिक नहीं रह सकी हैं। यह इनकी सीमा है इनके उपन्यास की। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी जो रेत की मछली के विषय में है वो हम जान लेते हैं। कांता भारती ने रेत की मछली प्रकाशन वर्ष 1975 लिखकर लेखकीय जीवन के अंतरंग प्रसंगों को औपन्यासिक भंगिमा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। रचना के अनेक प्रसंग द्रावक और मार्मिक है, किंतु लेखिका पूरी तरह निसंग और निर्वैयक्तिक नहीं रह सकी हैं। अनेक स्थल व्यक्तिगत जीवन के स्मृति संदर्भ से प्रतीत होते हैं। इसके बाद आपका कोई दूसरा उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ और अब तो आप स्मृति शेष रह गई हैं। अगले महिला रचनाकार हैं मंजुल भगत। मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारो प्रकाशन वर्ष 1977, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। प्रश्न है, मंजुल भगत ने अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से किस वर्ग की नारी के जीवन को चित्रित किया है? ऑप्शन में है उच्च अभिजात वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, केवल ग्रामीण कृषक या विदेशी प्रवासी वर्ग। सही उत्तर होगा निम्न मध्य वर्ग को मंजुल भगत ने अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से चित्रित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निम्न मध्यवर्गीय नारी जीवन को उकेरने में मंजुल भगत अद्वितीय हैं। उन्होंने नारी जीवन की त्रासदी को अनेक संदर्भों में उभारने की कोशिश की है। उनके नारी पात्र मुख्यतः मध्यवर्गीय परिवारों में चौका बर्तन या नौकरी करने वाले वर्ग से समृद्ध हैं। इनके दुख दर्द के चित्रण में लेखिका को अपूर्व सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, खातुल उपन्यास में मंजुल भगत ने किस देश के प्रताड़ित परिवारों की समस्याओं का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। तो सही उत्तर क्या होगा? अफगानिस्तान।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। खातून में उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों से प्रताड़ित और पीड़ित अफगान परिवारों की समस्याओं को समझने और विश्लेषित करने की कोशिश की है, किंतु यहाँ भी नारी पात्रों खातून जरीखानम को ही उनकी सहानुभूति प्राप्त हुई है। आपकी रचना का केंद्र बिंदु नारी मन ही है। मंजुल भगत के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे नारी पात्रों के शोषण को ही नहीं, उनके स्वाभिमान को भी महत्व देती है। अगली महिला रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के कुछ उपन्यास हैं, जैसे उसके हिस्से की धूप, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कटगुलाब 1996, मिलजुल मन 2009, वसु का कुटुंब 2016। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मृदुला गर्ग ने अपनी पहचान अभिजातीय वर्ग नारी के स्वातंत्र्य, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन की एक रास्ता, ऊब, ताजगी की तलाश में परपुरुष की ओर झुकाव तथा प्रेम की अनुभूति के सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से मानव जीवन की सार्थकता की तलाश द्वारा बनाई थी। उसके हिस्से की धूप से लेकर वसु का कुटुंब तक यह तलाश जारी है। प्रश्न है, मृदुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप, प्रकाशन वर्ष 1975 की नायिका मनीषा अपने जीवन की सार्थकता अंततः कहाँ खोजती है? सही उत्तर होगा अपने मानस तल की गहराइयों और लेखन में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उसके हिस्से की धूप, प्रकाशन वर्ष 1975 उपन्यास स्त्री की स्थिति की पड़ताल करता है। बदलते सामाजिक संदर्भों में आत्मसंघर्ष द्वारा कर्मठता से अपना मुकाम हासिल करने की रास्ता भी तलाश करता है। इस उपन्यास में 3 प्रमुख पात्र हैं, मनीषा, जितेन और मधुकर। मृदुला जी ने इस पात्रों के माध्यम से स्त्री पुरुष के वैवाहिक प्रेम तथा विवाहेतर संबंधों की समस्याओं की ओर संकेत किया है। इस उपन्यास की नायिका मनीषा अपने पति जितेन की व्यस्तता के कारण साहचर्य सुख से अतृप्त रहती है, जिसके कारण दाम्पत्य सीमा से बाहर जाकर मधुकर से प्रेम संबंध स्थापित करती है। जितेन से तलाक लेकर मधुकर से विवाह करती है, किंतु भौतिकता के मोहपाश में बंधी मनीषा का जीवन मधुकर के साथ भी मधुर नहीं रह पाता। अतः यहाँ लेखिका ने दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता, ऊब, कड़वाहट आदि का यथार्थ चित्रण अत्यंत ही कलात्मक ढंग से किया है। आज स्त्री पारंपरिक मानदंडों, प्रेम, विवाह और यौन संबंधों की सीमा रेखा से बाहर आकर अपने आत्मसंघर्ष द्वारा अपने अस्तित्व की तलाश करती है। मनीषा अपने जीवन की सार्थकता की तलाश करती है। वह समझ गई अपने जीवन की सार्थकता उसे अपने भीतर खोजनी होगी। उसे यह समझते देर नहीं लगती कि पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। चाहे वह किसी के भी संसर्ग में रहे, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जितेन, मधुकर, फिर जितेन, ये मनीषा के जीवन में उस ज्वार के समान आए थे जब आता है तो समुद्र को उथल पुथल, उद्वेलित, मंथित कर उसका रंग रूप ही बदल डालता है, पर जिसका उतरना उतना अवश्यंभावी होता है जितना उसका चढ़ना। फिर भाटा आता है, सागर पीछे धकेल दिया है और बंधे जंतु सा धीमे धीमे सिसकारी भरता रहता है। पर ज्वार या भाटा दोनों में से कोई भी सागर का संपूर्ण परिचय नहीं है। उसका सच्चा परिचय उसकी गहराई में, उसके विस्तार में, उन असंख्य सीप, शंख, मूंगे, पौधों और जीव जंतुओं में जो उसकी अतल गहराई में पलते हैं। मनीषा को भी अपना सच्चा परिचय अपने मानस तल की गहराइयों में खोजना होगा। इस प्रकार मनीषा भावनाओं के पकड़जाल से निकलकर लेखन की गहराइयों में अपना सच्चा परिचय खोजने में अपनी सार्थकता मानती है। साधारणतया देखा जाए तो मृदुला गर्ग का यह उपन्यास प्रेम की स्वतंत्रता पर भी विचार करता है। लेखिका मनीषा के माध्यम से इस प्रश्न पर विचार करती है कि प्रेम बंधन युक्त होना चाहिए या स्वतंत्र। अंततः वह मानती है कि प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि स्त्री या पुरुष दोनों को ही उसकी ज़रूरत है। उसमें किसी प्रकार का आधिपत्य या शोषण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वंशज, प्रकाशन वर्ष 1976 उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने समाज के किस पक्ष को उजागर किया है? सही उत्तर होगा पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था और अंग्रेजियत के प्रभाव को इस उपन्यास में यानी वंशज उपन्यास में चित्रित किया है। वंशज 1976 उपन्यास अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पतन के तुरंत पहले और आज़ादी के बाद की मनस्थितियों में जी रहे एक संवेदनशील युवक की कथा है। सुधीर कानपुर कोर्ट के जज शुक्ला का बेटा है। वह लीक से हटकर नए रास्ते की तलाश करता है, किंतु अनुशासन प्रिय पिता जज शुक्ला साहब और पुत्र सुधीर का वैचारिक एवं व्यवहारिक द्वंद्व उन्हें एक दूसरे को संवेदनात्मक स्तर पर समीप नहीं ला पाते हैं। सुधीर की पत्नी सविता आदर्श बहू का नकाब ओढ़े ससुर की संपत्ति की प्राप्ति ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानती है। वह अपने पति की आत्मीय नहीं बन पाती। इस उपन्यास के माध्यम से मृदुला जी यह स्पष्ट करती हैं कि अंग्रेज तो चले गए, किंतु अपनी अंग्रेजियत यहीं छोड़ गए, जिस कारण स्वार्थ लोलुपता बढ़ती जा रही है और मानवीय संवेदना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मृदुला जी वंशज उपन्यास के माध्यम से
पितृसत्ता के अमानवीय स्वरूप को भी समाज के सामने लाती है। शुक्ला साहब अपने बेटे सुधीर से अधिक रेवा चाहते हैं, किंतु न्याय करने वाला जज ही अपनी पुत्री के साथ न्याय नहीं कर पाता है। पितृसत्ता में सामाजिक शोषण का सबसे अधिक शिकार स्त्री है, चाहे वह पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। इस कड़वे सत्य की अभिव्यक्ति है यह उपन्यास। पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पितृसत्तात्मक दृष्टि में केवल पुत्र ही हो सकता है, पुत्री नहीं, क्योंकि वंशज की ताजपोशी उसी की होती है। स्त्री भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक मूल्यों के पोषक और समर्थक बन जाती है। तभी तो सविता शिक्षित होकर भी वंशज के रूप में पुत्र की ही कामना करती है। वह कहती है, पहला बच्चा लड़का हो जाता तो अच्छा रहता, डैडी को वारिस मिल जाता। अतः इस उपन्यास के द्वारा लेखिका ने पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था को भी उजागर किया है। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास में चित्त और कोबरा के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? सही उत्तर होगा मन की चपल, चंचल और बहुरंगी प्रवृत्ति को दर्शाना चाहती है। अगला प्रश्न है, चितकोबरा के अनुसार प्रेम की वास्तविक अनुभूति क्या है? सही उत्तर होगा आध्यात्म की अनुभूति और अहम का विसर्जन। चितकोबरा उपन्यास का शीर्षक चितकोबरा चित्त की चपलता के अंतःसूत्र की अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म रूप से करता है। चितकोबरा दो शब्दों के योग से बना है, चित्त और कोबरा। चित्त का अर्थ है मन, मानस या हृदय, और कोबरा का अर्थ है कोबरा सांप। इस पूरे शब्द की व्याख्या चित्त का कोबरा के रूप में मृदुला गर्ग इस प्रकार करती हैं, यदि आप किसी कोबरा को जंगल की हिड़ितिमा में मदमस्त टहलते सरसर सरकते देखें तो वह अनेक रंगों में चमकता, रोशनी सा दमकता, अंधेरे सा लुप्त होता दिखेगा। निकलता, छुपता, सतत बदलती छापाओं, रंगों, स्पंदनों, सिहरनों में उसी प्रकार के विचार से चित्त अथवा मन की चपल, चंचल, बहुरंगा अपने पर चकित होता है, अनेक प्रकार के स्पंदनों का एहसास करता है। इस प्रकार इस उपन्यास का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। लेखिका मनु और रिचर्ड के माध्यम से प्रेम के सुखद स्पंदनों का एहसास करती हैं। मृदुला गर्ग का उपन्यास चितकोबरा भारतीय समाज की पारंपरिक सोच से अलग एक ऐसी प्रेम कथा है जो व्यक्ति के भीतरी स्पंदनों और शरीर में गहरे अंतर को बड़ी ईमानदारी से पाठकों को बताती है। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के आपसी शारीरिक संबंधों से नहीं है, बल्कि प्रेम की अनुभूति अध्यात्म की अनुभूति है। मृदुला जी कहती है, जीवन को उसके समग्र और उदात्त रूप में जानने पहचानने के लिए प्रेम एक उपयुक्त माध्यम है। प्रेम की अनुभूति अध्यात्म की अनुभूति है। एक से निस्वार्थ पूर्ण समर्पित प्रेम करने पर अहम का जो धीरे धीरे हनन होता है, वह व्यक्ति को उस बिंदु पर पहुंचा देता है जहां से बढ़कर मानव से प्रेम के आदर्श तक पहुंचना एक कदम आगे बढ़ाना जैसा रह जाता है। यही चितकोबरा की प्रेरणा है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में मनु, महेश, गोयल, रिचर्ड की भूमिका मुख्य है। मनु उद्योगपति महेश गोयल की पत्नी है। दोनों उत्तरदायित्व के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन संवेदनात्मक गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। मनु की मुलाकात जब रिचर्ड से होती है तब उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। नाटक के रिहर्सल के दौरान एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। आत्मिक प्रेम का बीजारोपण दोनों के हृदय में होता है। जीवन की सुंदरता का बोध होता है, सत्यता का बोध होता है। मृदुला जी इस उपन्यास के माध्यम से बताती हैं कि प्रेम के अभाव में शारीरिक संबंध केवल भोग लिप्सा है, आत्मा का उत्पीड़न है। प्रेमहीन शरीर संबंध जो भारतीय विवाह पद्धति की स्वाभाविक स्थिति है, भयानक आत्मपीड़न के अलावा कुछ नहीं। प्रेम आदर्श रूप तभी प्राप्त कर सकता है जब तन और मन आत्मनिष्ठ हो। मृदुला जी प्रेम की आत्मनिष्ठता पर भी विचार करती हैं, क्योंकि वही उसे आदर्श तक पहुंचाता है। अतः प्रेम की यात्रा उदात्त है। यह उदात्त प्रेम आदर्श रूप में परिणत होकर विश्वजनित प्रेम हो जाता है। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद की व्यर्थता और क्रांतिकारी आंदोलन की सार्थकता पर विचार किया है? ऑप्शन है चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब। सही उत्तर होगा अनित्य। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अनित्य में उन्होंने अपनी जमीन बदल दी है। इसमें उन्होंने गांधीवाद की व्यर्थता, भगत सिंह के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारी आंदोलन की सार्थकता प्रमाणित करने की चेष्टा की है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के भारतीय जीवन के इतिहास को नई दृष्टि से देखने का आग्रह किया है। नए संदर्भ में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के देश प्रेम तथा उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि का मूल्यांकन तो ठीक है, किंतु गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई स्वतंत्रता की लड़ाई तथा उसके मूल में विद्यमान सत्याग्रही जीवन दृष्टि को पूरी तरह नकारना उचित नहीं प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कटगुलाब उपन्यास में पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध नारी पात्रों की क्या मुख्य आकांक्षा है? सही उत्तर होगा सम्मान के साथ पहचान, प्रेम, सुरक्षा और संतान की कामना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कटगुलाब पुरुष प्रधान समाज में नारी के
दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा है। इसमें स्मिता, मारियन, नर्मदा, असीमा ये 4 नारी पात्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं। कहानियों के विस्तार क्रम में अन्य नारी पात्र भी सामने आते हैं। पुरुष पात्र केवल एक है, विपिन। उपन्यास से यह स्पष्ट होता है कि पूरब हो या पश्चिम, नारी सर्वत्र दोहन और शोषण का शिकार है। पुरुष किसी वर्ग का हो, स्त्री के प्रति उसकी पाशविक प्रवृत्ति एक ही तरह की होती है। इस पुरुष प्रधान व्यवस्था से मुक्ति का उपाय क्या है? कथा लेखिका की नारियां पुरुष से संपूर्ण मुक्ति नहीं चाहती। वे सम्मान के साथ अपनी पहचान कायम रखते हुए प्रेम, सुरक्षा और संतान की कामना करती है। कोई स्त्री बंध्या नहीं होना चाहती, इसके लिए पुरुष अनिवार्य है। उपन्यास में आत्मकथा कहने वाला एक ही पुरुष पात्र है, विपिन। वह नारीवाद का समर्थक है, संतान उसे भी चाहिए। वह शरीर, बुद्धि, मन से प्रौढ़ है, मुक्त स्त्री साहचर्य का हिमायती है। वह स्मिता, असीमा, नीरजा सभी से संबंध रखना चाहता है। स्त्रियां भी उसे स्वीकार करती हैं, असीमा भी उसे मर्द मानती है, हरामी नहीं मानती। तो क्या यह मान लिया जाए कि विपिन जैसे पुरुष की तलाश और उपस्थिति ही आज के विवेकनिष्ठ नारी संघर्ष की अंतिम परिणति है? इसका उत्तर तो समय ही देगा। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि मृदुला गर्ग नारी विमर्श की एक विशिष्ट लेखिका है। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन, प्रकाशन वर्ष 2009। उपन्यास किन 2 लड़कियों की कहानी के माध्यम से आज़ादी के बाद के मोहभंग को दर्शाता है? सही उत्तर होगा गुल मोगरा, यानी लेखिका और उनकी बहन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मिलजुल मन 2009 प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास में लेखिका ने आज़ादी के बाद के दशकों में लोगों के मोहभंग को शिद्दत के साथ उठाया है। एक बेहतर जिंदगी और समाज की उन्नति का सपना देख रहे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ त्याग कर संघर्ष में हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद जब जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो आम जनता का वो सपना दरकने लगा। इस सपने के टूटने और विश्वास के दरकने की कहानी है मिलजुल मन। इस उपन्यास में गुल और मोगरा के बहाने मृदुला गर्ग ने आज़ादी के बाद के समय में लोगों की जिंदगी और समाज में आने वाली बदलाव की पड़ताल करने की कोशिश की है। यह उपन्यास 2 लड़कियों की कहानी है। एक स्वयं लेखिका है और दूसरी उसकी बहन है। दोनों एक साथ बड़ी होती हैं, साथ साथ पढ़ती हैं, साथ साथ प्रेम करती हैं, एक ही व्यक्ति से, एक प्रकट रूप से, दूसरी अप्रकट रूप से। इस उपन्यास में मृदुला गर्ग ने स्त्री मन की तहों को खोलने में खासी बोल्डनेस दिखाई है। विवाह पूर्व के यौन आकर्षणों और अपने वैवाहिक रिश्तों का निसंकोच बिना मर्यादित हुए। अगला प्रश्न है, कठगुलाब उपन्यास में वह एकमात्र पुरुष पात्र कौन है जो नारीवाद का समर्थक है और मुक्त स्त्री साहचर्य का हिमायती है? सही उत्तर क्या होगा? विपिन। हमने देखा था ये उपन्यास की विषय वस्तु में। अगला जो उपन्यास है, मैं और मैं, मृदुला गर्ग का ही ये उपन्यास है। इसे तथ्य रूप में देख लेते हैं। मैं और मैं में मृदुला गर्ग ने एक ऐसी स्त्री की स्मिता की खोज की है जो कथा लेखिका भी है। कथा लेखिका माधवी अपने पति राकेश और 2 पुत्रों के साथ सुविधा और शांति का जीवन व्यतीत करती है। एक दिन उसके जीवन में दूसरे लेखक कौशल, जो कुरूप और कुंठित किंतु प्रभावशाली हैं, उनका प्रवेश होता है। कौशल बड़ी सूझबूझ के साथ माधवी की रचनाओं की प्रशंसा करता है। माधवी कौशल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उसके द्वारा की गई प्रशंसा से प्रभावित होकर बहुत दूर तक उसे झेलती जाती है। बाद में वह भी उसके साथ उसी प्रकार खेलने लगती है जिस प्रकार आरंभ में झूठ और छद्म के सहारे वह उसे इस्तेमाल करता था। रचनाकार हैं एक जो इम्पॉर्टेंट कथन है इनका। मधुरेश के शब्दों में मैं और मैं उपन्यास में मैं माधवी का है और एक कौशल का है। कौशल के द्वारा बुनी परतों को झाड़कर वह जैसे स्वयं को नए सिरे से अन्वेषित करती है। तो मधुरेश का यह कथन मैं और मैं उपन्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगली रचनाकार हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता जी के विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।